मैम Anjali, आज phone off. Anjali Sharma. गुड आफ्टरनून। अंजलि शर्मा माइक को ऑफ करो। So we have completed our portion. Whatever portion was there under me, I have completed it. Starting हमने करा था नर्सिंग एज अ प्रोफेशन से, फिर उसके बाद हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, उसके बाद वाइटल साइंस पढ़ा, फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल, राइट। 5 यूनिट्स हमने पढ़ी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ इन्फेक्शन कंट्रोल को रिवाइज करते हैं एक बार। अगर इसमें कुछ रह गया है तो उसको हम देख लेते हैं, और फिर उसके बाद कल से आज आपका होमवर्क है कि आज शाम तक आप मुझे ये बता देना, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दीज 5 यूनिट्स, एनी टॉपिक. So from tomorrow onwards we are only going to revise, or we are only going to focus on those topics. एक यूनिट में, जैसे डॉक्यूमेंटेशन वाले यूनिट में कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो टेक्स्ट बुक में नहीं थे, और आपके पोर्शन में थे, तो वो टॉपिक्स आप मुझे लिख के दे दो. आई विल फाइंड इट आउट ऑन I'll find it out in other books, and then we will discuss on those topics. Is that clear? यस मैम। यस मैम। ओके। जहाँ पे भी आपको डाउट हो इन 5 यूनिट में, वो आप मुझे टॉपिक्स लिख के दे दो, एक एक करके हम उस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद व्हेन वी विल फिनिश एवरीथिंग, पूरा रिवीजन जब हमारा हो जाएगा, तो फिर मैं आपका टेस्ट लेना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। एवरी वीक एटलीस्ट 1 डे दे विल बी अ टेस्ट, कम से कम एक दिन टेस्ट का होगा। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay. So in infection control we have discussed about chain of infection and transmission. अब अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलो, उसी में से हम देखते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया था, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। इन्फेक्शियस प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा दिया था। मोड्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, अलग अलग मोड्स होते हैं डिजीज़ ट्रांसमिशन के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, एयरबोर्न इन्फेक्शन, अलग अलग ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दिए थे। डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन, नेचुरल एंड एक्वायर्ड। आई थिंक ये हमने कवर नहीं किया था, डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये नहीं पढ़ा था ना हमने? यस मैम, बुक से नहीं पढ़ा था हमने। आप मैम बुक से नहीं पढ़ा था। बुक से नहीं पढ़ा था, ठीक है। आपने पीपीटी के थ्रू पढ़ाया था। पीपीटी के थ्रू पढ़ाया था, पर मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने आपको समझाया था। यस मैम। यस मैम। तो इसको आपने पढ़ा, आपको कुछ डाउट लगा? और वी विल जस्ट रिवाइज इट अगेन, एक और बार पढ़ लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन, नेचुरल एंड एक्वायर्ड, फिजिकल बैरियर्स एंड द इम्यून सिस्टम डिफाइन द body against organism that can cause infection. Physical barriers include the skin, mucous membrane, tears, earwax, mucus and stomach acid. तो कुछ कुछ हमारी बॉडी में कुछ बैरियर्स होते हैं जो इन्फेक्शन नहीं होने देते, जैसे कि स्किन सबसे बड़ा बैरियर है। अगर स्किन में कट लग जाए तो बैक्टीरियाज अंदर जा सकते हैं, लेकिन स्किन जो है प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना जाएं। म्यूकस मेम्ब्रेन,
म्यूकस मेम्ब्रेन भी म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, जो हमारे माउथ के अंदर जो कवरिंग है या जो ईसोफेगस की जो कवरिंग है, दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शन। टीयर्स में आपको एनाटमी में भी पढ़ाया होगा कि टीयर्स में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जिनकी माइक्रोसाइटल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। तो हमारे आइज़ में जो टीयर्स होते हैं उनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। देन ईयर वैक्स में कोई भी फॉरेन पार्टिकल चिपक जाता है और अंदर नहीं जा पाता। इसके अलावा भी माइक्रोब्स भी चिपक जाते हैं ताकि वो अंदर ना जा पाए। म्यूकस एंड स्टमक एसिड। तो म्यूकस जो होता है, चाहे वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हो या फिर हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस होता है, उससे जो है जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो चिपक जाते हैं और जब हम कफ आउट करते हैं तो वो फॉरेन पार्टिकल्स निकल के आ जाते हैं। स्टमक एसिड, जैसे स्टमक एसिड का बताया था मैंने आपको कि उसका पीएच जो है बहुत लो होता है और लो पीएच होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फूड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। Also, the normal flow of urine washes out microorganisms that enters the urinary tract. तो यूरिन का जो नॉर्मल फ्लो होता है, इसीलिए कहा जाता है कि यूरिन को कभी भी रोक के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। या फिर यूरिन अगर आप ज़्यादा देर तक रोकोगे तो उसमें क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते जाएंगे और यूरिन का रिफ्लक्स हो सकता है, यूरिन वापस चला जाएगा किडनीज में और इससे जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। तो यूरिन को ज़्यादा देर तक नहीं रोकना है। इसका जो नॉर्मल फ्लो होता है उससे जितने भी माइक्रोब्स हैं वो निकल जाते हैं बॉडी में से। The immune system uses white blood cells and antibodies to identify and eliminate organisms that get through the body's physical barrier. तो अगर कोई बॉडी के फिजिकल बैरियर से एंटर भी हो जाता है, जैसे स्किन क्या है, स्किन इज़ द फिजिकल बैरियर ऑफ आवर बॉडी। अगर स्किन में कट लग गया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर भी हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल के हेल्प से और एंटीबॉडीज़ के हेल्प से उन्हें आइडेंटिफाई करता है और उन्हें मारने में हेल्प करता है। समझ में आ रही है बात? फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? यूजुअली द स्किन जो है हमारा फिजिकल बैरियर है और ये हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जब आपको कट लगता है, ठीक है, आपको कट लगने के बाद खून निकलने के बाद उस एरिया में रेडनेस हो जाती है। रेडनेस होती है कि नहीं होती है? यस मैम, होती है ना? Yes, ये ma'am. रेडनेस Ma'am. क्यों होती है? ये रेडनेस इसलिए होती है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से रेडनेस होती है। इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है, वहाँ पे सारे मैक्रोफेजेस आ रहे हैं और मैक्रोफेजेस या वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हैं और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं मैक्रोफेजेस या वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसीलिए वो एरिया रेड हो जाता है। Usually the skin prevents invasion by microorganism unless it is damaged, for example by injury, insect bite or burn. तो अगर जब तक स्किन डैमेज नहीं होती तब तक स्किन जो है एक फिजिकल बैरियर बन के रहती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंटर नहीं होने देती। और डैमेज कैसी होती है स्किन? आइदर स्किन इंजरी की वजह से डैमेज होगी, इंसेक्ट बाइट की वजह से डैमेज होगी, या फिर बर्न की वजह से डैमेज हो जाएगी, या फिर कोई और दूसरा कारण होगा उसकी वजह से अगर स्किन डैमेज हो जाती है तो तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर एंटर कर सकते हैं बॉडी के।
Other effective physical barriers are mucous membrane such as the lining of the mouth, nose and eyelids. तो हमारे माउथ, नोज और आईलिड्स की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन तो नहीं है। मुंह के अंदर स्किन थोड़ी होती है, मुंह की जो कवरिंग है वो क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। नोज के अंदर का जो पार्ट है दैट इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। आईलिड की जो कवरिंग है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमारे बॉडी का एक फिजिकल बैरियर ही है, इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग। लेकिन अगर इस फिजिकल बैरियर में कोई डिसरप्शन हो जाए, या तो हमारे माउथ में कट सा लग जाता है, अंदर कभी कट लग जाए, तो तब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड में एंटर हो सकते हैं या बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। Typically, mucous membranes are coated with secretions that fight microorganisms. तो हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये मॉइस्ट होता है, स्किन क्या है, ड्राई होती है, लेकिन जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो मॉइस्ट होता है। आप देखो आपके मुंह के अंदर जो है मॉइस्ट है कि ड्राई है? मैम मॉइस्ट है। मॉइस्ट। वॉइस है मैम। मॉइस्ट है, हाँ। और आईलिड की जो कवरिंग है वो भी मॉइस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ सिक्रीशंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज आर बेथड इन टीयर्स। जैसे कि जो आई के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें टीयर्स होते हैं, और टीयर्स अगेन टीयर्स की प्रॉपर्टी होती है माइक्रोसाइडल प्रॉपर्टी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है, विच कंटेन्स द एंजाइम कॉल्ड लाइसोसाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया था, टीयर्स में एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोसाइम बोलते हैं, और ये एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है माइक्रोसाइडल, और ये बैक्टीरिया पे अटैक करती है, या फिर बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है, और आइज को इन्फेक्शन से बचाती है। The airways filters out particles that are present in the air that is inhaled. तो हमारे आसपास तो बहुत सारे एयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एयर में, डस्ट होती है एयर में। तो ये सारी चीज़ें हम इनहेल तो कर लेते हैं, लेकिन ये अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि हमारी नोज़ में, एक तो हमारे नोज़ में स्मॉल स्मॉल हेयर्स हैं, और ऊपर से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करने में हेल्प करता है। ये जो नाक में जो बाल होते हैं वो, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो म्यूकस जो बलगम होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो दोनों मिलकर जो है एयर को फिल्टर करने में हेल्प करता है। Microorganisms in the air become stuck to the mucus which is cuffed up or blown out of the nose. तो जो एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो म्यूकस में चिपक जाते हैं, और फिर उसको हम कफ आउट कर देते हैं, मतलब हम खास के निकाल देते हैं, या फिर नोज से ब्लोन आउट कर देते हैं। ब्लोन आउट करना मतलब नोज को जब हम नोज से जब हम कभी कभी ऐसे करते हैं ना, कुछ भी निकालना होता है तो तब उसको बोलते हैं ब्लोइंग आउट ऑफ द नोज। तो ब्लोन आउट कर देते हैं नोज से, तो तब सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल जाते हैं। Mucus removal is aided by the coordinated beating of the tiny hair-like projections that line the airway. और इसके अलावा भी ट्रेकिया में जो हमारा एयरवे है, एयर पैसेज है, उसमें भी स्मॉल स्मॉल सीलिया होते हैं। सीलिया क्या है? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? म्यूकस को ऊपर पुश करने में हेल्प करते हैं। अब जब म्यूकस ऊपर पुश होगा तो वो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे वो उसको लेकर बाहर निकल पाएगा। और इस तरीके से हवा फिल्टर होती है, लंग्स में
फिल्टर्ड एयर पहुंचती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पहुंच पाते लंग्स में। समझ में आ रही है बात? फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या आया? स्किन आया, म्यूकस मेम्ब्रेन आया, म्यूकस आया, सीलिया आया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फिजिकल बैरियर्स हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है? यस मैम। Yes, मैम इसमें सलाइवा भी आ सकता है फिजिकल बैरियर में। सलाइवा भी आ सकता है, हाँ सलाइवा भी आ सकता है, इसमें सलाइवा भी आ सकता है। Digestive tract has a series of effective barriers including stomach acid, pancreatic enzymes, bile and intestinal secretion. The contraction of the bile and the normal shedding of the cell lining the intestine help remove of a harmful microorganism. तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी स्टमक एसिड होता है। ये स्टमक एसिड का पीएच बहुत ज़्यादा कम होता है, 3 होता है पीएच। तो इसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी फूड में प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। बाइल भी, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, इंटेस्टाइनल जूस, जितने भी जूसेस होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में हेल्प करते हैं अगर जो फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन का, What do you mean by peristalsis? मैम एसोफेगस की मूवमेंट होती है क्या? जब फूड इनटेक करते हैं तो। मैम फूड को एसोफेगस डाइजेस्ट की करने में वो मूवमेंट होती करता है। है ना मैम, मसल की मूवमेंट्स। हाँ, रिदमिक मूवमेंट होता है। एक रिदम में होता है क्योंकि ये, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रिदमिक मूवमेंट। जैसे हम खाने को अंदर लेते हैं वहाँ पे एक रिदमिक मूवमेंट होती है मसल्स की जो खाने को अंदर पहुँचाने में हेल्प करते हैं। तो ये रिदमिक मूवमेंट जो है, पेरिस्टाल्सिस जो है, इसकी वजह से भी कभी कभी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग में या इंटेस्टाइनल सेल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो निकल कर झड़ जाते हैं और फीसिस के साथ बाहर आ जाते हैं। ठीक है। The bladder is protected by urethra, the tube that drains urine from the body. In males older than 6 months, the urethra is long enough that bacteria are seldom able to pass through to reach the bladder, unless the bacteria are unintentionally placed there by catheters or any other instruments. In female, the urethra is shorter, occasionally allowing external bacteria to pass into the bladder. तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर फीमेल्स को होता है। देखो, मेल्स का जो यूरिथ्रा होता है वो बहुत बड़ा होता है और फीमेल्स का जो यूरिथ्रा होता है वो छोटा होता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसको ज़्यादा जल्दी होगा? फीमेल्स को, बिकॉज वी हैव स्मॉलर यूरिथ्रास एंड मेल्स हैव लॉन्गर यूरिथ्रास। बिकॉज मेल्स हैव लॉन्गर यूरिथ्रास, उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जल्दी से यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर पाते। अनलेस आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट डालें या कैथेटर डालें तो तब तो हो सकता है उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अदरवाइज उनमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। पर फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा जो यूरिथ्रा होता है वो स्मॉलर होता है। The body also defend against infection by increasing the number of white blood cells and which engulfs and destroys microorganisms. तो अगर ब्लड तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहले तो हमारी बॉडी फिजिकल बैरियर की मदद से ब्लड तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहुंचने नहीं देती। ठीक है। लेकिन अगर इन केस ब्लड तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच भी जाते हैं तो ब्लड में क्या होता है? WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं। इन वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं और ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं अगेंस्ट
microorganisms. The increase can occur within several hours, largely because the white blood cells release from the body widely because white blood cells release from the bone marrow where they are made. तो जो इंक्रीज हो जाता है वाइट ब्लड सेल्स में वो कुछ ही घंटों में इंक्रीज हो जाता है. अगर जैसे ही इन्फेक्शन ब्लड तक पहुंच जाएगा और वाइट ब्लड सेल्स जो है इंक्रीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है अगर वो ब्लड तक पहुंच जाते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स का इंक्रीज नंबर में इंक्रीज होना कुछ ही देर में होने लगता है ताकि वो वाइट ब्लड सेल से फाइट कर सकें. द नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज in some time with an increase in immature forms of neutrophils. If an infection persists, the number of monocytes increases. तो पहले तो वाइट ब्लड सेल्स अलग अलग टाइप के होते हैं. अगर आपने ब्लड यूनिट पढ़ा है एनाटमी में तो आपने उसमें देखा होगा कि वाइट ब्लड सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो उसमें न्यूट्रोफिल बढ़ने लगते हैं. फिर उसके बाद अगर इन्फेक्शन तब भी रहता है तो मोनोसाइट्स बढ़ने लगते हैं. ठीक है. द ब्लड कैरीज वाइट ब्लड सेल्स टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन. The number of eosinophils, another type of white blood cells, increases in allergic reactions and many parasitic infections, but usually not in bacterial infection. तो फिर क्या होता है जब वाइट ब्लड सेल्स का नंबर बढ़ने लगता है तो वो ब्लड के साथ जो है इन्फेक्शन के एरिया पे चले जाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है और वहाँ पे फिर फाइट करने लगते हैं. जो इसिनोफिल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के ये भी एक टाइप है. वो एलर्जिक रिएक्शन के वक्त बढ़ेंगे या फिर जो पैरासाइटिक रिएक्शंस है उसके वक्त बढ़ेंगे. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वक्त इसिनोफिल्स नहीं बढ़ते. कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक रिएक्शन के वक्त इंक्रीज हो जाती है बॉडी में? कौन सी ऐसी IgE. वेरी गुड वेरी गुड. IgE. वेरी गुड. IgE एंटीबॉडी ऐसी होती है जो इन्फेक्शन के वक्त इंक्रीज हो जाती है. और IgG एंटीबॉडी कब इंक्रीज होती है? IgG एंटीबॉडी कब शो अप होती है बॉडी में? मैम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. IgG मैम बॉडी में जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं तब उस टाइम IgG बढ़ जाता है बॉडी के अंदर. क्या 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 बॉडी के अंदर ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मतलब टेक प्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं तब होता है, मतलब IgG इंक्रीज कर जाता है बॉडी के अंदर. IgG कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के वक्त IgG एंटीबॉडी इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. IgG नॉर्मली जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वायरल इन्फेक्शन होता है तब IgG एंटीबॉडीज होते हैं. IgE एंटीबॉडीज जब एलर्जिक रिएक्शंस होता है. एंटीबॉडीज वाला यूनिट पढ़ लिया आपने? Yes, ma'am. Okay. However, certain infections such as typhoid fever, viral infections, bacterial infections that overwhelm the immune system has led to a decrease in the white blood cell count. लेकिन कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल्स कभी-कभी का काउंट जो है कभी-कभी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ फ्यू इन्फेक्शंस. Inflammation. Any injury including an invasion by microorganisms causes inflammation in the affected area. Inflammation क्या होता है? What do you mean by inflammation? मैम swelling.
रेडनेस या स्वेलिंग, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है या कोई एलर्जी रिएक्शन है या कोई कट लगा है बॉडी में, तो उस वक्त क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने लगती है, और वो फाइट करने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है, वहाँ पे जो है रेडनेस दिखाई देता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। समझ में आ रही है बात? कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से या फिर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर किसी कट लगने की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम फाइट करने लगता है तो वहाँ पे रेडनेस होने लगता है और स्वेलिंग होने लगती है, तो तब हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। जो हमें बॉडी में फीवर होता है ना, फीवर कब होता है, कब होता है फीवर? मैम जब टेम्परेचर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है हमारी बॉडी टेम्परेचर में। इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी का। मैम जब माइक्रो हाँ, जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं एंटर बॉडी करते में हैं बॉडी में। बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे फाइट करने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, तो इसीलिए हमें फीवर होता है। जब भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्चुअली फाइट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहा है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाए, इसलिए फीवर होता है। ठीक है। एनी इंजरी including the invasion by microorganisms causes inflammation in an affected area. Inflammation, a complex reaction, results from many different conditions. The damaged tissue releases substances that causes inflammation and direct the immune system to do the following: wall of the area, attack and kill any invaders. तो हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे जो है वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर अटैक होता है एक्चुअली। डिस्पोज ऑफ डेड एंड डैमेज टिश्यू, जितने भी टिश्यूज़ डेड हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं वो सारे टिश्यूज़ को हटाता है, इन्फ्लेमेशन से वो सारे टिश्यूज़ हट जाते हैं। बिगिन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर, इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन की मदद से रिपेयर का प्रोसेस बिगिन होता है। जब आपको कहीं पर भी चोट लगी है, चोट में पहले रेडनेस होगी, रेडनेस इसलिए हो रही है क्योंकि इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद रेडनेस, सबसे पहले तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे फिब्रिनोजिन आते हैं। फिब्रिनोजिन क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ब्लीडिंग जो हो रही है उसको रोकने में हेल्प करते हैं। ब्लीडिंग रुकने के बाद फिर वहाँ पे जलन स्टार्ट हो जाती है, जलन होती है, दुखन होती है। ठीक है, आप पानी में हाथ डालोगे आपको दुखेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। अब जो आपको कट लगा है उसके साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए हैं, बॉडी में एंटर हो गए हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी रिमूव कर रही है, या जो सेल्स डेथ हो गए हैं, आसपास के जो सेल्स की डेथ हो गई है कट लगने की वजह से या जिस किसी की भी वजह से, वो सेल्स को रिमूव कर रही है हमारी बॉडी। फिर उसके बाद हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, रिपेयर का। वो जो कट हुआ है, कट की वजह से टिश्यूज़ जो डैमेज हुए हैं, उस टिश्यूज़ के रिपेयर होने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। समझ में आया? ये सब चीज़ें इन्फ्लेमेशन में आती हैं, ये इन्फ्लेमेशन ही हेल्प करता है हमारी बॉडी को। समझ में आ रही है बात? आपने स्किन में स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग पढ़ लिया एनाटॉमी में? हाँ, नो मैम। नो मैम। प्लीज़ गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग इन एनाटॉमी, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वुंड हीलिंग में क्या 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 चीज़ें होती हैं।
However, inflammation may not be able to overcome large number of microorganisms. तो इन्फ्लेमेशन जो है ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा नंबर में हो गए हैं तो इन्फ्लेमेशन अकेले हेल्प नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? अगर जो है बहुत ज़्यादा नंबर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो चुके हैं, इतने ज़्यादा नंबर में बॉडी में एंटर हो चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन्फ्लेमेशन अकेले कुछ नहीं कर सकता। During inflammation, the blood supply increases and infected area near the surface of the body becomes red and warm. और inflammation के वक्त क्या होता है, उस एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो ब्लड सप्लाई बढ़ने की वजह से वो एरिया रेड हो जाता है और वार्म हो जाता है। The walls of the blood vessels become more porous, allowing fluid and white blood cells to pass into the affected area. और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे जो आसपास के, एक तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, ब्लड सप्लाई बढ़ने के बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़े से पोरस हो जाते हैं। पोरस मतलब कि खुल जाते हैं ताकि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उस एरिया में जा सके, उस अफेक्टेड सेल में पहुँच सके और फ्लूइड भी उस जगह पे पहुँच सके। द इंक्रीज इन फ्लूइड कॉजेज द इन्फ्लेम्ड टिश्यू टू स्वेल, और फ्लूइड की इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लेम टिश्यू है वो स्वेल होने लगता है, क्योंकि फ्लूइड वहाँ पे पहुँच रहा है, फ्लूइड की ज़रूरत है उस सेल को, इसलिए फ्लूइड वहाँ पहुँच रहा है और पहुँचने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है। तो इसीलिए ये सारे रिएक्शंस हमें नज़र आते हैं। एक तो रेडनेस होता है, रेडनेस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है। दूसरा, वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है। स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि फ्लूइड वहाँ पे उस एरिया में पहुँचने लगा है, तो इसलिए स्वेलिंग होती है। और तीसरा ये कि वार्म हो जाता है वो एरिया, जलन होने लगती है वहाँ पर, तो जलन भी इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई है। The white blood cells attack the invading microorganisms and release substances that continue the process of inflammation. और जब वाइट ब्लड सेल्स उन जगह पे पहुंच जाते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक करते हैं, उनसे लड़ते हैं और इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में हेल्प करते हैं। अदर सब्सटेंसेस हेल्प्स इन द क्लॉटिंग इन द टाइनी वेसल्स, और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे मैंने आपको बताया फिब्रिनोजन हेल्प करता है क्लॉटिंग करने में। जैसे ही आपको ब्लीडिंग होती है ना, कट लगता है, कट लगने के बाद जो ब्लीडिंग होती है वहाँ पे उस एरिया में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है, साथ के साथ फिब्रिनोजन भी आने लगता है। फिब्रिनोजन हेल्प करता है क्लॉटिंग में, ठीक है। और दूसरी चीज़ें जो होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स वो हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। ब्लड सप्लाई इंक्रीज इसीलिए होती है वहाँ पर ताकि वाइट ब्लड सेल्स पहुँच सकें। which delays the spread of infecting microorganisms, and other substances trigger clotting in the tiny vessels in the inflamed area, which delays the spread of infecting microorganisms and their toxins. Many of the substances produced during inflammation stimulate the nerves, causing pain. और कई बार जो हमें पेन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि बहुत बार इन्फ्लेमेशन की वजह से नर्व्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, नर्व एंडिंग्स जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं, और नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होने की वजह से जो है पेन होने लगता है। Many of the substances produced during inflammation stimulate the nerves, causing pain. Reaction to the substances released during inflammation include the chills, fever, and the muscle aches that commonly accompany infection. और कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को सर्दी लगने लगती है, चिल्स होने लगते हैं, फीवर होने लगता है, और ये सब साइंस शो करते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन है। क्या आपको समझ में आया इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कट लगने पर
ब्लीडिंग होगी। फिब्रिनोजन आएगा, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद उस एरिया का ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए वहाँ पे रेडनेस और वार्म लगने लगेगा वो एरिया। और उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो जब वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पहुँच रहे हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने लगते हैं। और दूसरा फ्लूइड भी पहुँच रहा है तो इसीलिए वहाँ पे स्वेलिंग होने लगती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स कुछ और सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं जो इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि कई बार नर्व भी स्टिमुलेट हो जाती है जिसकी वजह से आपको हमेशा पेन रहता है। और अगर उस एरिया में इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर होने लगेगा और चिल्स होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? इन्फ्लेमेशन। Please go through the wound healing process. I'm telling you again and again, wound healing process जो है वो एक बार आप देखो कि जब इंजरी होती है तो क्या होता है, कैसे wound heal होता है, तो तब आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो एनाटमी में आप पढ़ोगे। Immune response. When an infection develops, the immune system responds by producing several substances and agents that are designed to attack the specific invading microorganisms. For example, the immune system may produce killer T cells. तो आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो एक तो इम्यून सिस्टम में हमारे दो तरीके के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने में हेल्प करते हैं। क्या आपने ये पढ़ा है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That can recognize and kill the invading microorganisms. Also, the immune system produces antibodies that target the specific invading microorganism. अब अलग अलग एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट अलग अलग एंटीजन। हर एंटीजन के अगेंस्ट अलग एंटीबॉडी होती है। तो वो एंटीबॉडी क्या करती है? उस एंटीजन के अगेंस्ट अटैक करती है, उस एंटीजन को मारने में हेल्प करती है। तो इम्यून सिस्टम जो है अलग एंटीजन या अलग फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट अलग एंटीबॉडीज बनाता है और बाद में अगर ज़रूरत होती है तो उसी एंटीबॉडीज़ को की मदद से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में हेल्प करता है। Antibodies attach to immobilize microorganisms, killing them outright or helping neutrophils target and kill them. तो एंटीबॉडीज़ क्या करती है? एंटीबॉडीज़ अटैच होती है और immobilize microorganisms, killing them outright or helping neutrophils targets and kill them. एंटीबॉडीज़ जो है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे अटैच होने लगती है और उनको जो है इमोबिलाइज करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में मदद करती है। The immune system also includes other proteins and chemicals that assist antibodies and the T cells in their work. तो बहुत सारे प्रोटीन्स और केमिकल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं और टी सेल्स की हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने में। Among them are chemicals that alert phagocytes to the site of the infection. तो फैगोसाइट्स भी एक तरीके का केमिकल है जो एक्टिव हो जाता है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। फैगोसाइट का क्या रोल होता है? फैगोसाइट किस चीज़ में हेल्प करता है? मैम वो एनगल्फ कर लेता है वेरी माइक्रो गुड, ऑर्गेनिज्म वेरी को। गुड। एनगल्फ करने में हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डेड सेल्स को एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं फैगोसाइट्स। Develop the complement system, a group of protein that normally float freely in the blood, move towards infection, where they combine to help destroy microorganisms and foreign particles. They do this by changing the surface of bacteria or other microorganisms, causing them to die. दूसरा complement system
A group of protein that normally float freely in the blood move towards the infection when they combine to help destroy. और एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है जो सिस्टम हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को, उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन्स जो है ब्लड में मूव कर रहे हैं और वो हेल्प कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में और उनको मारने में हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि एंजाइम। एंजाइम इज़ अ प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। एंजाइम होता है, एंटीजेंस होते हैं, ये सारे कुछ प्रोटीन, ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। बोन मैरो। बोन मैरो इज़ अ सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड बोन्स वेयर बोन सेल्स आर मेड। लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ लिया? नो मैम। नो मैम। किसके अंडर है लिम्फेटिक सिस्टम? महेश सर। ओके, देखो लिम्फेटिक सिस्टम का मेन रोल यही है कि एक तो लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से बनता है? लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड से ही बनता है। ब्लड में जितना भी कलरलेस फ्लूइड होता है वो ब्लड से सीप आउट हो जाता है। सीप आउट मतलब ब्लड वेसल से निकल कर एक अलग से वेसल में फ्लो होने लगता है। जो कलरलेस फ्लूइड वगैरह होता है वो ब्लड से सीप आउट होकर एक अलग से वेसल्स में फ्लो होने लगता है और उसको हम बोलते हैं लिम्फ। अब इस लिम्फ में ये लिम्फ जो है अलग अलग नोड्स में फ्लो होता है। हमारी बॉडी में अलग अलग लिम्फ नोड्स होते हैं। ये लिम्फ उन नोड्स तक फ्लो होने लगता है और लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? लिम्फ नोड्स जो इस लिम्फ में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने में मदद करते हैं लिम्फ नोड्स। फिर उसके बाद ये जो लिम्फ होता है अलग अलग लिम्फ से फ्लो होने के बाद ये वापस से हार्ट में चला जाता है और ब्लड से मिक्स हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ प्रेजेंट होता है। लिम्फ इज एक्चुअली नथिंग बट कलरलेस फ्लूइड, और ये कलरलेस फ्लूइड जो है जब ब्लड वेसल्स में से थोड़ा बहुत फ्लूइड सीप आउट हो जाता है तो ये अलग से वेसल्स में फ्लो करने लगता है और इसको हम लिम्फ बोलते हैं। अब लिम्फ जो है फ्लो करके हमारी बॉडी में नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, उस लिम्फ नोड्स में जाता है और डिफरेंट लिम्फ नोड्स में ये लिम्फ जो है फिल्टर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फिल्टर होने के बाद वापस से ये हार्ट में चला जाता है और इस तरीके से ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Immunity. Immunity is the condition of being protected against an infectious disease. Immunity often develops after germ is introduced to the body. One type of immunity occurs when body makes special proteins molecules called antibodies to fight the disease causing germs. तो हमारी इम्यूनिटी कब डेवलप होती है? या तो हम ऑलरेडी इस जर्म से एक्सपोज हो चुके हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब हम एक्सपोज हो जाते हैं तो हमें हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब नेक्स्ट टाइम अगर हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होगी जो उसके अगेंस्ट फाइट कर सकती हैं। फीवर, body temperature increases as a protective response to infection and injury, and elevated body temperature enhances the body's defense mechanism, although it can cause discomfort. The part of the brain called the hypothalamus controls the body temperature.
तो हाइपोथैलेमस ऐसा रीजन है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है या इंजरी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और इस तरीके से बॉडी जो है इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती है। The body raises its temperature higher by moving blood from the skin surface to the interior of the body, thus reducing the heat loss. Shivering may occur to increase heat production through muscle contraction. तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि हीट लॉस कैसे होती है बॉडी से और हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है और हीट लॉस कन्वेक्शन, कंडक्शन, इवेपोरेशन की वजह से हीट लॉस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वाइटल साइंस वाले यूनिट में पढ़ा चुकी हूँ। I hope defenses against infection, natural and acquired, is clear. ये जितने भी Yes, हमने ma'am. डिफेंसेस पढ़े ना ये नेचुरल ही Yes. थे। ये जितने भी डिफेंसेस हमने अब तक पढ़े दिस वर ऑल नेचुरल डिफेंसेस। एक्वायर्ड डिफेंसेस कौन कौन से होंगे? जो हमें बाहर से मिल रहे हैं दोज आर एक्वायर्ड डिफेंसेस। एक्वायर्ड डिफेंसेस कौन कौन से मैम होंगे? वैक्सीनेशंस भी होंगे और इंजेक्शंस भी होंगे। वैक्सीनेशंस होंगे। हाँ जी। वैक्सीनेशंस will be acquired डिफेंसेस। ठीक है, ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो न्यूबॉर्न को मदर्स मिल्क से मिलती है? मैम IgG। IgA. IgA। IgA and IG. ओके, so we have discussed about the defenses against infection और आप लोगों ने ये माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ लिया है, आई गेस बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ लिया है, तो आपको इसका आइडिया है। फिर उसके बाद हमने नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन पढ़ लिया था। मैंने शायद आप लोग को स्लाइड्स भी दे दी हैं उसकी, नोज़ोकोमियल की। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस भी हमने पढ़ लिए थे, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस पढ़ लिए थे। एसेप्सिस क्या होता है वो देख लिया था। टाइप्स इसके दूसरे अलग अलग टाइप्स जो हैं मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। रोल ऑफ अ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल ये हमने नहीं देखा। रोल ऑफ अ नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल, आपका क्या रोल हो सकता है इन्फेक्शन कंट्रोल में? एनी आइडिया? पूरा यूनिट हो गया है तो एक बार आप खुद सोच के बताओ कि एक नर्स का क्या रोल होना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल में। मैम कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हैंड वॉश करने। ओके, वेरी गुड। और मैम स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन करके। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आर्टिकल स्टेरलाइज हैं कि नहीं है और आसपास के एरिया को डिसइंफेक्ट करवाना। ठीक है, और मैम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाने के लिए भी मैम हैंड वॉश करना। हाँ, काउंसलिंग क्या? मैम काउंसलिंग प्रॉपर बायोमेडिक। प्रॉपर, वेरी गुड, प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। ठीक है, व्हाट काउंसलिंग यू आर गोइंग टू डू? मैम जो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल है उसी के अकॉर्डिंग हमें मतलब काउंसलिंग करना है सबको, जो नॉर्मल पीपल होते हैं जो जानते नहीं है। हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं उसे। हेल्थ एजुकेशन तो ठीक है, आप हेल्थ एजुकेशन दोगे लोगों को। क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे आप? सबसे पहले ये हेल्थ एजुकेशन दोगे लोगों को कि इन्फेक्शियस वार्ड में, ठीक है, वार्ड में बच्चों को ना लाए।
कई बार ऐसा होता है कि सपोज आजकल क्या होता है कि मदर एडमिट है, फादर मदर की केयर कर रहा है, बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों को भी ले आते हैं वो। और हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और बच्चों की इम्यूनिटी क्या होती है, लो होती है। तो जब आप हॉस्पिटल के अंदर हैं तो आप उन्हें ये एजुकेट करेंगे कि बच्चों को यहाँ ना लाएं, हॉस्पिटल में ना लाएं। ज़्यादातर बच्चों को जो है घर पे छोड़ के आएँ या किसी रिलेटिव के पास छोड़ के आएँ या आस पड़ोस में छोड़ के आएँ, बच्चों को घर पे ना लाएं। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन डू। नेक्स्ट इज़, हर एक हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का ये रोल होता है फ्लोर वाइज ये देखना कि इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। जो हॉस्पिटल की जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ हैं वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो जो स्टाफ है उनको एजुकेट करना और उन्हें सही चीज़ बताना। समझ में आ रही है बात? आप जब यहाँ से पढ़ के निकल जाओगे, पढ़ के निकलने के बाद भी एवरी वीक यू विल हैव एटलीस्ट 1 क्लास जिसको हम कंटिन्यू एजुकेशन बोलते हैं, कंटिन्यू नर्सेज एजुकेशन, CNE, जो हॉस्पिटल की तरफ से होती है। हर हफ्ते 1 क्लास होती है नर्सेज की और उस क्लास में या तो इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बताएंगे, हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ के बारे में बताएंगे या कोई भी नई चीज़ के बारे में बताएंगे। तो उस क्लासेस में यही बताया जाता है कि इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए या हॉस्पिटल की क्या पॉलिसी है, हमें क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी है। रोल ऑफ अ नर्स, प्रोवाइडिंग स्टाफ एजुकेशन ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टाफ को एजुकेट करना ज़रूरी है। जो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज होती हैं वो सीनियर नर्सेज होती हैं, सीनियर स्टाफ्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस स्टाफ होते हैं वो होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज। और वो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं स्टाफ को। रिव्यूइंग इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। तो हमें ये देखना है कि इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ सही भी हैं या नहीं हैं। अब उसके हिसाब से चेंजेस आ जाते हैं। सपोज़ पहले हम बोलते थे कि नीडल्स को रीकैप नहीं करना है, पर अब हम बोलते हैं कि अगर कंडीशन ऐसी है कि आपको बहुत दूर तक नीडल को लेके जाना है तो आप 1 हैंड रिकैपिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं जो चेंज होती रहती हैं, कुछ एडवांसमेंट होते रहते हैं। तो उन पॉलिसीज़ को चेक करना और लोगों को बताना। Reviewing client medical records and laboratory reports to recommend appropriate isolation procedures. तो क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करना और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स चेक करना। कई बार इन्फेक्शन कंट्रोल में हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इस वार्ड के या इस ICU के पेशेंट्स को इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ICU के पेशेंट्स को बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, तो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, तो वो भी हम उस पे भी हम सर्वे करते हैं, उस पे भी हम डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं, डॉक्टर्स के अंडर हम काम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट के रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को देखते हैं और अप्रोप्रिएट एक्शंस लेते हैं, अप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशंस लेते हैं। अगर पेशेंट के रिपोर्ट्स में लिखा है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो हम सारे स्टाफ को बोलेंगे प्रॉपर ग्लव्स पहनने के लिए। डबल ग्लविंग भी कर सकते हैं आप, ताकि आपको नीडल प्रिक ना हो या आपको ब्लड ना लगे आपके हाथ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसल्टिंग
स्क्रीनिंग क्लाइंट रिकॉर्ड फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो क्लाइंट रिकॉर्ड फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन मतलब कि जो कम्युनिटी में, जैसे आजकल हमारी कम्युनिटी में कोविड-19 फैल रहा है, तो हम यही चेक करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है इस कम्युनिटी में ज़्यादा फैलता है। कुछ कम्युनिटी में ऐसा होता है, कुछ जगहों पे ऐसा होता है टीबी ज़्यादा फैलता है, कुछ जगहों पे टीबी है ही नहीं। तो ये भी हमारा रोल है ये चेक करना कि इस कम्युनिटी में कौन सा इन्फेक्शन ज़्यादा है। कुछ जगहों में पानी अच्छा नहीं आ रहा तो उन्हें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। तो वहाँ के एरिया के जितने भी लोग होंगे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की कंप्लेंट लेकर आएंगे। पेट में दर्द है या वॉमिटिंग है या डायरिया है, तो ये भी रिव्यू करना इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की का रोल होता है कि कम्युनिटी को भी देखना कि इस कम्युनिटी के लोग यही प्रॉब्लम क्यों लेकर आ रहे हैं। Okay, I guess the time is over. We will stop it over here. We'll continue in the next class. Okay, ma'am. Write down the Okay, topics ma'am. in which you have doubt. Okay.